वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है स्पार्क लाइफ। एक्चुअली ये मूवी 1 महीने पहले ही थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन ज्यादा दिनों तक चली नहीं। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी मुझे अच्छी ही लगी, लेकिन मेन माइनस पॉइंट खुद हीरो ही है। इस मूवी का डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ यही बंदा है और इसी की वजह से मूवी भी फ्लॉप हो गई। बाकी सारे लोगों ने अच्छा खासा काम किया। अगर इस बंदे के बदले दूसरे हीरो को रखते तो शायद ये मूवी कुछ और दिन तक चल सकती थी। खैर जो भी हो, हम हीरो को साइड में रखकर कहानी के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्टेड। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही आधी रात को आराधना नाम की एक लड़की अपने बालकनी में खड़े रहती है। घर की लाइट जाने की वजह से आराधना का फादर आराधना के कमरे में आकर इसको बुलाने लगता है, लेकिन आराधना कुछ भी जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से आराधना का फादर आराधना को उसके बिस्तर पर लेटाकर वो वही चेयर पर हल्के से लेटने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद आराधना फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है और उसके कानों में कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देती रहती है, जैसे शैतानी हंसने की आवाज। सडनली आराधना अपने फादर को मारकर ये खुद मर जाती है, अपना गला काटकर। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली आराधना मिस इंडिया है, मतलब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। खैर दूसरे सीन में हमारी हीरोइन लेखा को दिखाया जाता है और बात यह है कि बेचारी लेखा काफी दिनों से अपनी ड्रीम बॉय का सपना देखती आ रही है, लेकिन लेखा का ड्रीम बॉय इसके सामने कभी आया ही नहीं। लेखा का फादर लेखा के लिए रिश्ते ढूंढते रहता है ताकि जल्द से जल्द लेखा की शादी करवा दे, लेकिन लेखा हर एक लड़के को इग्नोर करती रहती है। अपने फादर से यही कहने लगती है कि जब तक मेरा ड्रीम बॉय मुझे नहीं मिल जाता मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। इस बार लेखा का फादर लेखा से स्ट्रिक्टली कहने लगता है कि मैं तुमको सिर्फ 30 दिन का टाइम देता हूँ। इस 30 दिनों के अंदर तुम अपने ड्रीम बॉय को मेरे सामने ला दो तो मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो उसके बाद लेखा उसके दोस्त लेखा के ड्रीम बॉय की तलाश करते रहते हैं। तभी चार मीनार के पास लेखा को एक ब्लैक हुडी वाला बंदा नजर आता है। लेखा को भनक लग जाती है कि ही इसका ड्रीम बॉय है, लेकिन वो झटके में नजर आकर गायब हो जाता है। लेखा और उसके दोस्त उसी ब्लैक हुडी वाले बंदे को तलाश करते रहते हैं आसपास एरिया में। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ न्यूरा नाम के एक हॉस्पिटल में कुछ चोर घुसकर उस हॉस्पिटल को लूटने का प्लान बनाते रहते हैं, क्योंकि बैंक्स में अब तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अब बहुत सारा पैसा सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही मिलेगा। उसी वक्त लेखा और उसके दोस्त उस हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं, एक ब्लैक हुडी वाले बंदे को फॉलो करते हुए। और शॉकिंग बात यह है कि इस हॉस्पिटल को जो लोग लूटने आए होते हैं उन्होंने भी ब्लैक हुडी पहनकर होता है। लेखा के दोस्त चोरों को ही इसका ड्रीम बॉय समझते रहते हैं, लेकिन तभी वो चोर अपने चेहरे पर मास्क पहनकर अपनी गन निकालकर सारे लोगों को डराने धमकाने लगते हैं कि बस हम लोगों को 10 मिनट दे दो, हम हॉस्पिटल के पैसे लूटकर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसका ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में होगा। इस तरह से काउंटर पर जाकर सारे पैसों को अपने बैग्स में भरने लगते हैं। तभी इस हॉस्पिटल में हमारे हीरो की एंट्री होती है। हीरो उन लोगों का मास्क पहनकर इन चोरों से फाइट करने लगता है। जब तक पुलिस यहाँ पर पहुँचती हीरो वहाँ से निकल जाता है और अनलकीली लेखा भी उसको देख नहीं पाती। सारे हॉस्पिटल में तलाश करते हैं लेकिन नो यूज। खैर दूसरे दिन से लेखा हर रोज अपनी ड्रीम बॉय की तलाश करती रहती है। जब आखिरी दिन होता है तो फाइनली लेखा एक छोटे से क्लू की मदद से अपनी ड्रीम बॉय का चेहरा देख लेती है। और एक्चुअली हीरो का नाम होता है आर्या। और एक्चुअली इत्तेफाक की बात यह है कि आर्या लेखा के घर के सामने ही रहने के लिए आता है। ये देखकर लेखा और खुश हो जाती है कि इसका ड्रीम बॉय तो इसके सामने ही है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअली आर्या काफी सारी लड़कियों को फॉलो करते रहता है। दिन रात इसका यही काम होता है। अपने घर के कमरे में भी काफी सारी लड़कियों की फोटोज होती है। खैर दूसरे सीन में वैजाग को दिखाया जाता है और वैजाग में भी सेम आर्या की तरह एक और बंदा रहता है जिसका नाम होता है जय। एक दिन जय अनन्या नाम की एक लड़की को बारिश में देखकर फ्लैट हो जाता है। इसको पहली नजर में ही प्यार होने लगता है। और एक्चुअली जय और अनन्या ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। एक दिन अनन्या और उसके दोस्त एक छोटे से गांव में आते हैं। यहाँ का माहौल देखकर अनन्या अंदाजा लगा लेती है कि यहाँ पर एक मेडिकल कैंप रखना चाहिए, क्योंकि गांव में काफी सारी प्रेग्नेंट औरतें हैं। ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो माँ और बच्चा दोनों भी सलामत होंगे। उसके बाद सीन हैदराबाद में शिफ्ट होता है। लेखा अपने फैमिली वालों को बताने लगती है कि अब मेरा ड्रीम बॉय मुझे मिल चुका है, वो तो हमारे घर के सामने ही रहने के लिए आया है। दादी माँ तुम फटाफट से मेरे ड्रीम बॉय के पास जाकर मेरी शादी की बात करके आ जाओ। इस तरह से आर्या के पास अपनी दादी को भेजने लगती है, लेकिन उस घर में आर्या के साथ साथ इसका एक और फ्रेंड भी रहता है। लेखा की दादी आर्या के फ्रेंड को आर्या ही समझने लगती है। इसके साथ ही शादी की बात करने लगती है
अब यह बंदा भी लेखा की फोटो देखकर शादी के लिए फटाक से हाँ कह देता है। ख्वाब भी देखने लगता है सुहागरात के। दूसरे दिन जब आर्या का फ्रेंड लेखा के घर जाता है शादी की बात करने के लिए, तो उस वक्त लेखा आर्या के फ्रेंड को देखकर अपनी दादी को डांटने लगती है कि ये जोकर कौन है। उसी वक्त आर्या लेखा के घर आने लगता है अपने फ्रेंड के लिए। तो लेखा के घर में काम करने वाला माली आर्या को देखकर बहुत डरने लगता है। जब आर्या घर में आता है तो लेखा की फैमिली आर्या से यही बात कहने लगते हैं कि मेरी बेटी तुमको अपने ख्वाबों से ही प्यार कर रही है, मेरी बेटी से शादी कर लो बेटा। लेकिन आर्या झटके से मना कर देता है। ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कह दूं, मैं तो आपकी बेटी का नाम तक नहीं जानता। खैर दूसरे सीन में डॉक्टर इंदिरा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो नोबेल प्राइज की नॉमिनी होती है। इसी के बारे में किसी जगह पर कुछ फंक्शन चलते रहता है। डॉक्टर इंदिरा इंसान के ब्रेन के बारे में काफी सारी रिसर्च किया होता है। उसी की एक रिसर्च की वजह से डॉक्टर इंदिरा नोबेल प्राइज की नॉमिनी हो चुकी होती है। खैर दूसरे सीन में ममता नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ममता और उसके दोस्त इसकी माँ एक शॉपिंग मॉल आकर थोड़ी बहुत शॉपिंग करते रहते हैं और एक्चुअली आर्या भी ममता को फॉलो करते रहता है, दूर से इस पर नजर रखते रहता है। शॉपिंग करते वक्त पता नहीं ममता को क्या हो जाता है, इसको एक शैतानी आवाज सुनाई देती रहती है हंसते हुए। अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। ममता की फ्रेंड ममता को तलाश करती रहती है। वॉशरूम में तलाश करने पर ममता वॉशरूम में बैठी होती है, अपने बाल बिखरे हुए बहुत ही भयंकर तरीके से। ममता की फ्रेंड ममता को धीरे धीरे वहाँ से ले जाने लगती है और शॉकिंग बात यह है कि वॉशरूम में ममता ने एक लड़की को मार चुकी होती है। उसके बाद ममता की माँ उसके फ्रेंड्स ममता को बुलाने लगते हैं, लेकिन ममता शॉपिंग मॉल के ऊपर से नीचे गिरकर आत्महत्या कर लेती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले वहाँ पर आकर आसपास लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। अब पुलिस ऑफिसर शिवा इन्हीं केसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए डॉक्टर इंदिरा के पास जाता है। कुछ दिनों पहले आराधना नाम की बंदी ने भी आत्महत्या कर ली थी ना, अपने फादर को मार दिया था, तो वो केस भी अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। और मरे हुए लोगों की मेंटल कंडीशंस के बारे में जानने के लिए शिवा डॉक्टर इंदिरा के पास आता है। डॉक्टर इंदिरा कहने लगती है कि मैं केस की स्टडी करके आपको अपडेट दूंगी। दूसरी तरफ वैजाग में लकीली अनन्या जय के कॉलेज में ही ज्वाइन होती है। ये देखकर जय बहुत खुश होने लगता है। यही सोचने लगता है कि किस तरह से अनन्या के करीब हो जाऊं। एक दिन अनन्या अपने कॉलेज में ये देखती है कि कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स को गांजा बेच रहे हैं। जब अनन्या इस चीज को रोकने की कोशिश करने लगती है तो वो लोग अनन्या को ही बहुत मारने पीटने लगते हैं, उसको जलील करने लगते हैं। अब जय का फ्रेंड ये चीज जानकर जय को जाकर बताने लगता है। उसके बाद क्या था, यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। सच में भाई साहब इसके फाइट सीन्स मैं देख ही नहीं सकता, बहुत ही अननेचुरल लगे। खैर दूसरी तरफ हैदराबाद में लेखा आर्या के करीब होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आर्या इसको इग्नोर ही करते रहता है। लेखा के बहुत कोशिशों के बाद फाइनली आर्या लेखा को एक्सेप्ट कर ही लेता है। लेखा का ड्रीम बॉय बन ही जाता है। दूसरी तरफ वैजाग में जय और अनन्या भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जय अनन्या का दिल जीतने लगता है और एक्चुअली जय उस गांव भी जाता रहता है उस गांव वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जय की ये सारी चीजें देखकर अनन्या पिघल जाती है, ये भी इसको प्यार करने लगती है। खैर अब इसी गाँव में दुर्गी नाम की एक प्रेग्नेंट औरत होती है जो गूंगी बहरी होती है। जब दुर्गी अपने घर में बस ऐसे ही टहल रही होती है तभी इसको कुछ होने लगता है। इसको भी शैतानी हंसी की आवाज सुनाई देती रहती है। अजीब तरह से बिहेव करते हुए दुर्गी एक चाकू लेकर अपनी सासू माँ का गला काट देती है। उसके बाद दुर्गी अपने घर से बाहर जाकर अपने पति की आंखों के सामने ही खुद का गला काटकर आत्महत्या कर लेती है। मरते मरते अपने पति को भी मार देती है। दूसरी तरफ हैदराबाद में लेखा के घर में काम करने वाला माली लेखा के फादर के पास आकर आर्या के बारे में कुछ बताने लगता है। कहने लगता है कि सर एक्चुअली आर्या एक मुजरिम है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार दिया। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आर्या लेखा की फ्रेंड हर्षिता को फॉलो करते रहता है। एक रास्ते पर हर्षिता की टैक्सी ब्रेकडाउन होने की वजह से हर्षिता पैदल ही अपने घर जाने लगती है। उसी वक्त कुछ गुंडे आर्या के पास आते हैं, पूछने लगते हैं क्यों तुम उस लड़की को फॉलो कर रहे हो, उस लड़की को फॉलो करना बंद कर दो। तो दोबारा यहाँ पर एक फाइट चलने लगती है। दूसरी तरफ जब हर्षिता अपने अपार्टमेंट के पास पहुँचती है तो इसको भी एक शैतानी हंसी सुनाई देने लगती है, अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। अब इसी दरमियान में हर्षिता के माँ बाप पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर चुके होते हैं कि हर्षिता मिसिंग है, लेकिन लकीली इन टाइम हर्षिता वापस अपने घर आ जाती है। हर्षिता के माँ बाप पूछने लगते हैं कि हर्षिता आखिरकार तुम कहाँ पर गई थी, क्या हुआ तुमको, लेकिन हर्षिता कुछ भी जवाब ही नहीं देती। उसके बाद लिफ्ट के जरिए से अपने फ्लैट जाते समय हर्षिता अपने माँ बाप को ही मारने लगती है। उसके बाद ये खुद मर जाती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आकर डेड बॉडीज को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। जब आर्या यहाँ पर आता है तो लेखा आर्या को हक करके बहुत रोने लगती है कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी फ्रेंड मर गई।
उसी वक्त लेखा का फादर कर लेखा को आर्या की सच्चाई बताने लगता है कि लेखा तुम इससे दूर रहो, ये एक हत्यारा है। इस तरह से लेखा के सामने बहुत सारी लड़कियों की फोटोज रखता है। इन सारी लड़कियों को इसी आर्या ने मारा, अब तुमको भी मार देगा बेटा। इसका नाम आर्या नहीं, इसका नाम जय है। ये सुनने के बाद लेखा आर्या से पूछने लगती है कि आर्या, क्या यह सब कुछ सच है? क्या तुम्हारी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी? क्या तुम्हारा नाम आर्या नहीं? आर्या कहने लगता है कि मेरा पूरा नाम आर्या जयदेव है। हाँ, वैजाग में मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब मेरी अनन्या मर चुकी है। बाद में आर्या लेखा को कमरे में ले जाकर जो कुछ हुआ वो सारी बात बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। वह जो वैजाग में जो हुआ वो सब कुछ आर्या लेखा को बताने लगता है कि अनन्या की मुलाकात कैसे हुई, कहाँ पर पढ़ते थे। एक दिन आर्या और अनन्या बस ऐसे ही गाड़ी में घूमने के लिए जाते हैं, तो भूख लगने की वजह से ये दोनों अपनी गाड़ी को किसी जगह पर स्टॉप करते हैं। उसी एक छोटे से होटल के पास अनन्या एक न्यूज़पेपर में अपनी फ्रेंड की फोटो देखकर शॉक में रह जाती है। मतलब कविता ने आत्महत्या कर लिया। जब यही न्यूज़पेपर अनन्या आर्या को दिखाने के लिए जाती है, तभी एक ट्रक वाला बंदा आकर अनन्या को ठोक देता है। बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है। आर्या फटाफट से अनन्या को हॉस्पिटल पहुंचाता है। ट्रीटमेंट करने के बाद पता चलता है कि अनन्या अब खतरे से बाहर है। खैर थोड़ी देर के बाद अनन्या के साथ भी वही होने लगता है जो दूसरी लड़कियों के साथ हुआ। एक सुई से आर्या पर हमला करके वहाँ से जाने लगती है। बाद में हॉस्पिटल के टेरेस पर आकर आर्या की आंखों के सामने ही नीचे गिरकर आत्महत्या कर लेती है। और एक्चुअली इस हादसे को देखने वालों ने ये समझा कि आर्या ने ही अनन्या को मार दिया। पुलिस वाले आर्या को पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसको कबूल करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर के बाद आर्या का फ्रेंड आर्या को बेल दिलवाने लगता है। बेचारा आर्या अनन्या को आखिरी बार भी देख नहीं पाता। जब तक ये बाहर आता अनन्या का अंत्यक्रिया का काम खत्म हो चुका होता है। उसके बाद आर्या अपने सवालों का जवाब ढूंढने लगता है कि आखिरकार अनन्या के साथ क्या हुआ। बहुत सोचने के बाद आर्या को उस दिन का इंसिडेंट याद आता है कि उस दिन अनन्या आर्या को कुछ दिखाना चाहती थी न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर देखने पर आर्या को ये बात पता चलती है कि अनन्या की फ्रेंड भी इसी तरह से मर गई थी और मरने से पहले अनन्या और उसके फ्रेंड्स उस गांव पर गए थे मेडिकल कैंप अरेंज करने के लिए। तो आर्या उस गांव पर जाता है। गांव वालों से आर्या को एक और शॉकिंग न्यूज भी पता चलती है कि कुछ दिनों पहले वो जो प्रेग्नेंट औरत थी ना, उस औरत ने भी आत्महत्या कर ली। और गांव वाले इस चीज को भूत प्रेत का नाम देते हैं, लेकिन आर्या इन चीजों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद आर्या बहुत दिनों तक इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। फाइनली कुछ सबूत इकट्ठा करके आर्या उस पुलिस वाले के पास जाकर इन सबूतों को दिखाने लगता है कि सर इंडिया के काफी सारे शहरों में काफी सारी लड़कियां ऐसे ही आत्महत्या करने लगी। पहले दिल्ली में होते थे, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद वैजाग। अनन्या भी इसी का शिकार हुई थी सर। लेकिन वो बेवड़ा पुलिस वाला आर्या की बातों पर यकीन ही नहीं करता, उल्टा इसको बेड़ियां डालकर बिठा देता है। मौके का फायदा उठाकर आर्या जय पुलिस वालों की गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आर्या को एक सीनियर डॉक्टर से एक दिन के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। एक दिन अनन्या और उसके फ्रेंड्स और एक सीनियर डॉक्टर उस गांव पर जाकर मेडिकल कैंप को चला रहे थे। उसी मेडिकल कैंप के दौरान अनन्या ये ऑब्जर्व करती है कि एक प्रेग्नेंट औरत को एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं। सीनियर डॉक्टर कहने लगती है कि ये प्रिस्क्रिप्शन तो मेरा नहीं है अनन्या, आखिरकार ये दवाइयाँ किसने दी? तभी वहाँ का कंपाउंडर वहाँ से भागने लगता है। जब आर्या उस कंपाउंडर के बारे में पता करके उसको मार पीट कर पूछने पर यह बंदा कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता सर, एक टकले वाले बंदे ने मुझे ये दवाइयाँ देने के लिए कहा बस। उसके बाद आर्या को आराधना के बारे में पता चलता है। वही जो मूवी की स्टार्टिंग में एक सेलिब्रिटी ने आत्महत्या कर लिया ना, तो हैदराबाद जाकर पता करने पर यह बात पता चलती है कि आराधना को डायबिटीज था और आराधना न्यूरो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रही थी। तो उसी दिन इत्तेफाक से लेखा आर्या को देखा था जब चोरों से लड़ रहा था। उसके बाद आर्या उस हॉस्पिटल के एक बंदे को पैसे देकर उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके ऐसी लड़कियों को फॉलो करने लगा। तो शॉकिंगली आर्या जिस किसी लड़की को फॉलो कर रहा था वो लड़की आत्महत्या कर रही थी। इवन लेखा की फ्रेंड भी। इन लड़कियों की मदद से मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ लेखा। तो लेखा आर्या की बातों को समझ लेती है। खैर उसके बाद जब आर्या इस केस के बारे में सोच रहा होता है तो आर्या को एक बात याद आने लगती है। हर लड़की के आत्महत्या के पास आर्या एक बंदे को देखा करता था, टकला जिसकी दाढ़ी थी। वही जो वैजाग में कंपाउंडर ने हुलिया बताया था ना, वही सेम बंदा। आर्या उस न्यूरो हॉस्पिटल जाकर उस एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में पूछने लगता है। पता चलता है कि उस ड्राइवर का नाम है डेविड। तो आर्या एक बंदे से डेविड का एड्रेस हासिल करके जब उस जगह पर जाता है तो डेविड आर्या के पास अपने आदमियों को भेजता है उसे मारने के लिए। तो दोबारा यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है।
फाइट के दौरान आर्या को डेविड तो नहीं मिलता, लेकिन उसके घर में चेक करने पर एक आर्मी की वर्दी मिलती है जिस पर डेविड कहकर नाम लिखा होता है। और इसी तरह इस बक्से में मेजर भरद्वाज नाम के एक बंदे की भी फोटो होती है। तो दूसरे दिन ही आर्या मेजर भरद्वाज के घर जाता है जो दिल्ली में रहता है। पता चलता है कि मेजर भरद्वाज 1 महीने पहले ही मर चुका है। घर में इसकी पोती होती है जो रिसेंटली कनाडा से आई है। यह सुनने के बाद बेचारा आर्या बहुत दुखी होने लगता है कि इसके पास जो एक लास्ट होप थी वो भी अब इसके पास नहीं रही। इस तरह से दुखी होते हुए आर्या उसी घर के पास बैठा रहता है। सोचने लगता है कि आगे क्या करूं मैं, सारे रास्ते तो बंद पड़ चुके हैं। तभी भरद्वाज की पोती आर्या की हालत को देखकर भरद्वाज का एक पुराना बक्सा इसके सामने लाकर रख देती है। कहने लगती है कि मैं ज्यादा इंडिया में नहीं रही, मैं दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती, घर में दादाजी की बस यही एक आखिरी निशानी है। तो इस बक्से में चेक करने पर आर्या को एक डायरी मिलती है। तो आर्या इस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बहुत सालों पहले भरद्वाज की पोस्टिंग इंडिया बॉर्डर के पास हुई थी। एक दिन भरद्वाज की टीम को टेररिस्टों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने पर भरद्वाज और उसकी टीम जंगल में जाने लगते हैं। तो इंडियन आर्मी पर जबरदस्त तरीके से अटैक होने लगता है। काफी सारे सोल्जर्स घायल होने लगते हैं। अब उसी एरिया में रुद्रा नाम का एक बंदा आर्मी डॉक्टर होता है। रुद्रा अपना एक नया फार्मूला अपने सोल्जर्स को इंजेक्ट करने लगता है ताकि इंडियन सोल्जर्स जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो सच में 1 हफ्ते के अंदर ही कुछ सोल्जर्स फिट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। खैर एक दिन भरद्वाज की टीम एक टेररिस्ट को पकड़कर उसको बहुत मारने पीटने लगते हैं, सच बताने के लिए कहते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट सच ही नहीं बताता। तो डॉक्टर रुद्रा इस बंदे पर अपना फार्मूला अप्लाई करता है। जब इस बंदे को इंजेक्शन डालकर इसके सामने माचिस की तीली जलाई जाती है तो इस बंदे को एक बहुत बड़ी आग नजर आती है। आर्मी के सामने सब कुछ सच सच बता देता है। हर एक रात भरद्वाज के घर डॉक्टर इंदिरा और डॉक्टर रुद्रा डिनर पर आते हैं। तो खाने के दौरान भरद्वाज डॉक्टर इंदिरा को डॉक्टर रुद्रा के बारे में बताने लगता है कि इन्होंने एक टेररिस्ट के मुंह से सच उगलवा दिया। तो डॉक्टर रुद्रा अपने बारे में बताने लगता है कि ये ह्यूमन माइंड्स को स्टडी कर रहा है। कुछ ऐसे सिरम्स इसने तैयार कर लिया है जो ह्यूमन माइंड को हैलुसिनेट करते हैं। इसका ये एक्सपेरिमेंट और भी एडवांस हो सकता है अगर हम इंसानी दिमाग को और अच्छे से स्टडी कर पाए। मेरे एक्सपेरिमेंट से इंसानी दिमाग को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो दूसरे दिन भरद्वाज अपने हायर ऑफिसर्स के पास जाकर रुद्रा के मिशन के बारे में बताने लगता है कि हम लोग स्पार्क नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। स्पार्क मतलब सेंस परसेप्शन अल्टरनेटिंग एंड रिएक्टिव कंट्रोल प्रोग्राम। हायर ऑफिसर पूछने लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग इंसानी दिमाग को कहां से लाओगे। रुद्रा कहने लगता है, अरे सर हमारे पास कुछ टेररिस्ट कैदी है ना, उसी से मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो हायर ऑफिसर्स इसके लिए परमिशन दे देते हैं। उसके बाद रुद्रा और उसकी टीम अपने लैब में उन टेररिस्टों के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में रुद्रा भरद्वाज को नहीं बता रहा होता, बहुत ही खुफिया रखता है। एक दिन रुद्रा की टीम मेंबर ही भरद्वाज के पास आकर रुद्रा के बारे में बताने लगी, सर लैब में बहुत ही गलत हो रहा है, पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। खैर एक्सपेरिमेंट के दौरान सारे कैदी मर जाने की वजह से रुद्रा बगल वाले ट्राइबल गांव में जाकर उन लोगों के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है। कुछ दिनों बाद एक बड़े से गड्ढे में गांव वालों की लाशें पड़ी होती है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि रुद्रा ने जिन सोल्जर्स को ट्रीट किया था वो सोल्जर्स भी मरने लगते हैं। भरद्वाज रुद्रा के बारे में जानकर रुद्रा को कमेटी के सामने पेश करता है। रुद्रा से पूछताछ करने के लिए वहाँ का मिनिस्टर भी आता है। रुद्रा इस मिनिस्टर को स्पार्क प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट की मदद से हम इंसानों का दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ग्रो हो सकती है। सारी दुनिया में वार नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। उस मिनिस्टर को एक सैंपल भी दिखाने लगता है। अपने ही टीम मेंबर को एक इनहेलर देने की वजह से वो लड़की उस मिनिस्टर पर हमला करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रुद्रा इस लड़की को रोक लेता है। तो रुद्रा का यह सैंपल देखकर मिनिस्टर तो शॉक में रह जाता है। तो वो मिनिस्टर रुद्रा को परमिशन दे देता है कि तुम अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखो। लेकिन रुद्रा वहाँ से जाने के बाद वो मिनिस्टर भरद्वाज से कहने लगता है कि फटाफट से इस रुद्रा को रास्ते से हटाओ, ये सारे लोगों के लिए खतरा है, मैंने तो बस उसके सामने नाटक किया। तो उसी वक्त सारे सोल्जर्स रुद्रा की लैब पर जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। उस स्पार्क लैब को फोड़ देते हैं। उसी हादसे में रुद्रा मर जाता है और इसी तरह डेविड भी मर जाता है, कुछ सोल्जर्स भी। तो यहाँ तक ही भरद्वाज की डायरी में लिखा होता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही आर्या ने डेविड को देखा, जिसका मतलब डेविड जिंदा है तो जरूर डॉक्टर रुद्रा भी जिंदा ही होगा। खैर उसके बाद आर्या को डेविड के बक्से में एक छोटी सी सिम मिलती है। उस सिम को लैपटॉप में रखकर अनलॉक करने पर इसमें काफी सारी लड़कियों का डेटा मौजूद होता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि डॉक्टर रुद्रा
हेल्थी ब्रेन्स को गैदर कर रहा होता है उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दूसरी तरफ डेविड रुद्रा को कॉल करके ही बात बताने लगता है कि सर एक बंदा हमको फॉलो कर रहा है, मैंने उसको मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। रुद्रा कहने लगता है कि डेविड हमको बस सिर्फ अब एक सब्जेक्ट चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तुम किसी भी तरह से बस एक लड़की को ला दो जिसको हमने टारगेट किया। इन दोनों की बातों से हमको एक और बात पता चलती है कि उस दिन जब सोल्जर्स रुद्रा की लैब पर गए थे उसको पकड़ने के लिए, तो उस वक्त रुद्रा अपने सब्जेक्ट्स को इन सोल्जर्स के ऊपर छोड़ दिया था, सारे सोल्जर्स को मार दिया इसने। बाद में इस लैब से बाहर आकर इस लैब को ही फोड़ दिया। दुनिया के लिए रुद्रा और डेविड मर चुके हैं। खैर अब हैदराबाद में डेविड एक हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है ना, तो कुछ लड़कियों को कुछ दवाइयाँ देते रहता है फ्री में। इन्हीं दवाइयों को खाकर इन लड़कियों का दिमाग सटक गया, दूसरों को मारने लगे और खुद भी मरने लगे। और एक्चुअली वाइजैक में डेविड ने ही अरण्या को मार दिया था जब वो ट्रीटमेंट ले रही थी। खैर प्रेजेंट डे पर डेविड लेखा को भी किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ वाइजैक के पुलिस आर्या के पास आते हैं इसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि आर्या ने इनकी गन लेकर भाग गया था। लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर शिवा आकर हल्के से आर्या की मदद करने लगता है। इंस्पेक्टर शिवा की मदद से ही आर्या वहाँ से बच निकलता है। बात यह है कि एक्चुअली आर्या पहले से ही इंस्पेक्टर शिवा को सब कुछ सच बता चुका होता है, इसलिए ये पुलिस वाला शिवा आर्या की मदद करने लगता है। खैर आर्या फाइनली डॉक्टर रुद्रा के लोकेशन के बारे में पता करके वहाँ पर जाता है लेखा को बचाने के लिए। लेकिन इसी हाथापाई के दौरान रुद्रा लेखा को एक इंजेक्शन डाल देता है, वही आत्महत्या वाला इंजेक्शन। तो लेखा आर्या को मारने के लिए आती है। तभी आर्या लेखा के सामने एक मिरर रख देता है, तो लेखा उस मिरर को अटैक करके नॉर्मल हो जाती है। एक्चुअली इस हैलुसिनेशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, विक्टिम को ये हैलुसिनेट करे कि उन्होंने खुद को मार लिया, तभी इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आर्या ने वही किया। आर्या रुद्रा और डेविड को भी मार देता है। और शॉकिंग बात यह है कि रुद्रा ने अपनी लैब में डॉक्टर इंदिरा को भी बांध के रखा होता है, तो आर्या सेफली इन दोनों को उस लैब से बाहर निकाल लेता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद आर्या एक दिन डॉक्टर इंदिरा के पास जाता है। शॉकिंग बात यह है कि डॉक्टर इंदिरा ही एक मास्टर माइंड होती है। जब पहली बार डॉक्टर इंदिरा और रुद्रा की मुलाकात हुई थी तो डॉक्टर इंदिरा ने समझ लिया कि इन दोनों की थॉट्स सेम ही है। और एक्चुअली उस दिन डॉक्टर इंदिरा ने ही रुद्रा को इन्फॉर्मेशन दिया था कि तुम्हारे पास आर्मी आ रही है तुमको गिरफ्तार करने के लिए। इसीलिए डॉक्टर रुद्रा ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका होता है, सारे सोल्जर्स को मार चुका होता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि डॉक्टर इंदिरा के अलग अलग शहरों में इसके हॉस्पिटल्स थे। अपने ही हॉस्पिटल्स की मदद से इंदिरा अपने विक्टिम्स को चुना करती थी। और जब आर्या उस लैब पर पहुंचा, रुद्रा को मार दिया, तो डॉक्टर इंदिरा ने नाटक किया कि रुद्रा ने इसको भी किडनैप किया। सो डॉक्टर इंदिरा यही कहने लगती है कि मैं तो अपने देश की सेवा कर रही हूँ। जिस तरह से वार के टाइम छोटे मोटे प्यादे मर जाते हैं, ये भी सेम उसी तरह का है। लेकिन बाद में डॉक्टर इंदिरा इस गिल्ड की जिंदगी ना जीते हुए वही सीरम को इंजेक्ट करके आत्महत्या कर लेती है। खैर फाइनल सीन में हम दोबारा डॉक्टर रुद्रा को देखते हैं जो किसी जगह पर अपना ट्रीटमेंट ले रहा होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।